पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लेंस के अलग अलग पार्ट को पढ़ लिया था। जैसे उसमें हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, प्रिंसिपल फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था और फिर अपर्चर भी था। यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार का हमारा लेंस का पार्ट था, ये हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अच्छा, आप याद कीजिए टॉपिक हमारा कॉनकेव मिरर वाला। कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन टोटल 6 केस पढ़े हैं। याद आ रहा है कुछ, है ना? यानी कि कॉनकेव मिरर वाले केस में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन टोटल 6 केस पढ़े हैं। और उस 6 केस को पढ़ने से पहले याद कीजिए 4 कॉनकेव मिरर का और 4 कॉन्वेक्स मिरर में रे कहाँ से कहाँ जाएगा तो क्या होगा ये भी हम लोग जाने थे, है कि नहीं? तो वही चीज हम लोग आज यहाँ पे लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ डायग्राम देखेंगे कि रे कहाँ से कहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा हमारा, इस प्रकार का। और याद कीजिए फिर से वही वाला क्लास हमारा कॉनकेव मिरर के पहले वाला क्लास हमारा, जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स का 4 और कॉनकेव का 4 बताया था डायग्राम। और हमने उसमें आपको कहा था कि ये एग्जाम में बेसिकली आता नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इमेज फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जो अभी यहाँ पे हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का, 3-3 बनाएंगे दोनों का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 3-3 ही है। और इसका हालांकि ये चीज एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आपको इमेज फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे हम लोग फिर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, ठीक है? इनके अलग अलग प्रकार के लेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका शुरू करेंगे। रेडी है? शुरू करें? चलिए देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद आएगा हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस इसके बाद में। लेकिन इसके पहले कुछ डायग्राम है जो कि आपको देख लेना है। सबसे पहले देखिए ध्यान से। सबसे पहला 3 डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे कॉन्वेक्स का और 3 डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव लेंस का, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं पहला में कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा कॉनकेव लेंस। पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे बना लो। पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे ये क्या है। और आप लोग इन सारी चीजों को किससे बनाओगे? स्केल, कॉम्पास, पेंसिल, इन सभी का सहारा लेकर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, इसमें 3 डायग्राम है, ठीक है? चलिए यहाँ पे हमारा ये बन गया। आगे देखा जाए फिर बताइए ये हमारा क्या है, कोई बता सकता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला भी क्या है बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ठीक है, ये वाला भी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद बताइए ये हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, है ना? और मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है? F1 है और यहाँ पे हमारा क्या है? F2 है। यहाँ पे फिर क्या होगा? हमारा C1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? C2। उसको डिनोट नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि उसका यहाँ पे जरूरत नहीं है। हालांकि आप कर सकते हैं, यदि आपके पास पेज में जगह रहेगा तो आप C1 और C2 भी डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होगा हमारा F1 और यहाँ पे हो जाएगा F2, ठीक है? पहले हम लोग नेमिंग वेमिंग कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम आपको इसमें बना के दिखाएंगे। उसके बाद फिर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1 और ये F2। उसी प्रकार से ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आप सपोज कर लो F1 और ये सपोज कर लो F2। उसी प्रकार से इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर F1
F2, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। हालांकि आप चाहें, यदि आपके पास पेज जगह कॉपी में यदि जगह बचता है तो आप C1 और C2 भी डिनोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका जरूरत भी नहीं है और मेरे पास स्पेस भी हल्का यहाँ पे कम है। चलिए अब जरा देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस भी 3 है, 1 2 3, और कॉनकेव भी 3 है, 1 2 और ये 3। यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं इसका, हालांकि इससे सवाल हमारे एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इसका डायरेक्ट यूज आपको दिखेगा इमेज फॉर्मेशन में, जो कि अभी हम लोग लगभग 5-10 मिनट के बाद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका इसका यूज देखने को मिलेगा। चलिए अब जरा आप ध्यान से देखेंगे इसमें इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें। हालांकि आप ये चीज अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, क्योंकि सेम हम डायग्राम इसमें बनाने वाले हैं, सेम डायग्राम इसमें रहेगा, कोई बदलाव नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम। देखिए मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में रखा हुआ है, यानी कि बहुत दूर में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का लाइट जो है बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, और ये बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगा, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर में टकराएगा। टकराने के बाद ये F2 से पास हो जाएगा। याद रखेंगे आप इस बात को कि सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ध्यान से समझिएगा, मेरे एक एक शब्दों को आप ध्यान से सुनिए पहले, क्योंकि इसका डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग इमेज फॉर्मेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। जब भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, बहुत दूर में रखा हुआ हो, उसका लाइट रे जब भी इस लेंस से टकराएगा, टकराने के बाद F2 से पास होकर गुजर जाएगा। पहला बात हमारा इसमें हो गया। दूसरा बात, अब आप इसमें देखिए, इसमें अब आ जाइए कॉनकेव वाले लेंस में। इसमें भी मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि बहुत दूर यानी कि इन्फिनिटी में रखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ लेंस में आएगा, टकराएगा, आपको प्रतीत होगा कि वो जो है ना टकरा के F1 की ओर आ रहा है, आपको प्रतीत होगा, लेकिन एक्चुअली में वो टकरा के दूर भाग जाता है इस प्रकार से। और इसीलिए आप याद कीजिए, इस वाले लेंस को हम लोग क्या कहते थे? डाइवर्जिंग लेंस। और इसको क्या कहते थे? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि ये अलग अलग प्रकार के रे को लाकर एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, और कहाँ पे करेगा? F2 पे करेगा। लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करता है, बेसिकली ये डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है पूरी तरीके से, डाइवर्ज कर देगा। इसीलिए हम लोग कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये दोनों का दोनों पहला क्या समझ में आया? इसमें बताया यह गया है, दोबारा आप समझिए एक बार, इसमें बेसिकली बताया यह गया है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, उस ऑब्जेक्ट का लाइट रे लेंस के पास जब टकराएगा तो वो F2 के थ्रू होकर पास हो जाएगा। पहला बात कॉन्वेक्स का हो गया। कॉनकेव में जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, उसका लाइट रे जब हमारे पास आएगा यहाँ पे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो F1 के पास जा रहा है लाइट, लेकिन एक्चुअली में वो डाइवर्ज हो जाता है, वो यहाँ से टकरा के बिल्कुल सीधा भाग जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं। अब दूसरा केस इसमें आइए, इस बार हमारा लाइट रे डायरेक्ट F1 से आ रहा है। यदि हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग इसको अपने स्किल से कीजिएगा, ठीक है। स्किल से आप बिल्कुल F1 से इसके इस लेंस से टकराइए पहले, ठीक है, एकदम बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है तो उसके बिल्कुल बीचों बीच, एकदम यहाँ पे बिल्कुल सीधा में। तो ये हमारा लाइट रे आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा लाइट रे आ रहा है, ये डायरेक्टली किसके थ्रू होके आ रहा है? F1 के थ्रू होके आ रहा है, और हमारे लेंस से जाके टकरा रहा है, ठीक है। तो जब ये लेंस से टकराएगा वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब उसका कॉनकेव का देख लीजिए। कॉनकेव में भी हमारा F2 से है, यहाँ पे इसमें F2 से है। ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, और ये हमारा इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा। और इसका एक जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारा इस F2 के पास जाएगा, इस प्रकार का। ये अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको अब जरा समझिए ध्यान से। इसमें कहना यह चाह रहा है, आपको इसमें दिखाया जाएगा
कि लाइट रे जो हमारा है ना वो डायरेक्टली F2 पे डाला जा रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यहां से डायरेक्टली हमारा लाइट रे जो है F2 पे डाला जा रहा है, F2 पे डाला जा रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे ही लाइट रे हमारा इस लेंस से टकराएगा यहाँ पे, वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो F2 के पास जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, वो टकरा के बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 केस हो गए। अब ये तीसरा केस बड़ा आसान है इसका। इसमें आप लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास करो और इसमें जरा सा भी कहीं पे डेविएशन नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल सीधा आएगा, कहीं पे कोई जरा सा भी डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा। सेम चीज इसमें भी है, बस यही चीज है इसमें और कुछ नहीं, बस हो गया। ये वाला केस सबसे आसान रहता है, तो दिक्कत इसमें। चलो, तो ये 3 प्रकार का जो अभी आपने डायग्राम देखा है, ये तीनों का तीनों डायग्राम एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस में, जिसमें हम लोग अभी टोटल 6 केस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। पहले बताइए इस वाले टॉपिक में आप कहीं पे डाउट? देखो इसको ना उतना रटना नहीं होता है, इसको बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ से पास करेगा, है ना, डायरेक्ट फोकस से आएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, इस तरीके से याद कीजिए। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो जरा सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस इस प्रकार से इसको दिमाग में रखना पड़ता है ताकि हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई दिक्कत होगा मिटा दिया जाए इसको। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप टॉपिक लिखिए आज का सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। टॉपिक आप लोग लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे, 6 अलग अलग केस जिस प्रकार से आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए जब आप यहाँ पे अभी लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल 90% सिमिलर है, किसके जैसा? कॉनकेव मिरर के जैसा, बिल्कुल सिमिलर आपको नजर आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अभी आपको फिलहाल कम से कम 20 से 25 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। यानी कि मिरर में 6 केस हमारा बनता था, किसमें? कॉनकेव मिरर में, और लेंस में हमारा 6 केस किस में बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। तो दोनों में लगभग 90% सिमिलर चीज है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो टॉपिक आप लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे हम टॉपिक लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, क्योंकि इसी में हमारा समय ज़्यादा लगने वाला है, प्लस 6 केस इसमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी से लेंस के अंदर न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे लगभग आधा घंटा, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार का डायग्राम हमारा अब आने वाला है। चलिए अब जरा आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज़ों को, क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट, और हमने आपको पहले ही कहा इसमें भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से काम करने वाले हैं जिस प्रकार से हम लोग कॉनकेव मिरर में करते थे। ठीक है, चलिए सबसे पहला बताइए सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, केस 1 में हम लोग कॉनकेव मिरर के केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख देते हैं? इन्फिनिटी पे। लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। when the object is placed at infinity, यानी कि पहले वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया है? इन्फिनिटी पे रख दिया है, बहुत दूर में रख दिया है, मालूम नहीं कितना दूर है लेकिन बहुत दूर है।
ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनता है वही हमको समझना है। चलिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा अपने कंपास के थ्रू आप लोग बनाएंगे, लेंस बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस आपने खींच दिया। अब जो आपका नामकरण था उसमें यहाँ पे कर दो। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, ये हमारा था क्या बताओ, ये हमारा F1 था, तो ये हमारा F2 था, और ये हमारा C1 था, तो ये हमारा C2 था। अच्छा, आपके एनसीईआरटी बुक में ना, हालांकि हमने आपको बताया था कि ये C1 है और ये हमारा C2 है, ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में इसी को दूसरा नाम भी दिया गया है 2F1, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2F1 क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक F1 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया आपके बुक में 2F1। और इसी प्रकार से इसका नाम बताओ जरा, 2F2, सिंपली। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप वही इस्तेमाल कीजिए जो नीचे में लिखा हुआ है, क्योंकि इसका ही इस्तेमाल आपके बुक में ज़्यादा दिया गया है। हालांकि आप C1 C2 भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप चूंकि एनसीईआरटी में 2F2 और 2F1 ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया था, आप उसी को इस्तेमाल करो ना, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। चलिए, अब जरा आप ध्यान से समझिए, चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसका मतलब लाइट रे कैसा आएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, है ना। चलिए, अब यही चीज आपको समझना था। ये लाइट रे हमारा बताइए कहां से आ रहा है, ये लाइट रे हमारा बिल्कुल इन्फिनिटी से आ रहा है, ये लाइट रे हमारा इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से आ रहा है। और आपने तुरंत अभी पढ़ा था पहले वाले केस में, जब हमारा लाइट रे इन्फिनिटी से आता है तो वो कैसा आता है, पैरेलल आता है, और कहां से होकर गुजरता है, F2 से होकर गुजरता है, तो आप उसका इस्तेमाल देखने को मिल गया। इसीलिए हमने कहा था कि उसको समझना बहुत ही जरूरी था। तो ये हमारा जो है वो F2 से होके पास करेगा पहला वाला रे, और ये दूसरा वाला भी रे यहीं से पास करेगा। हालांकि हम लोग चाहें तो यहाँ पे हजारों रे बना सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा पेचीदा देखने में लगेगा, इसलिए आप 2 रे बना लीजिए कम से कम, ऊपर नीचे, या फिर आप चाहें तो 2 नीचे 2 ऊपर बना लो, समझने के लिए काफी है, ठीक है। चलिए, इतना आपने लिख दिया, ये हमारा बन गया। अच्छा, दोनों का दोनों रे आपस में टकराया कहाँ पे, F2 पे बना, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा होगा, F2 पे बन रहा होगा। अब दोबारा हम लोग वही चीज रिपीट करते हैं जो कि हम लोग कॉनकेव में करते थे, ठीक है। चलिए, अब आप लोग हमको बताएंगे इसमें U नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, V F R पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, और लास्ट क्या लिखते थे, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। चलिए, आप लोग बताएंगे अब हमको इसमें यू का मतलब क्या। अच्छा, यू का प्रॉपर मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे, लेंस पढ़ रहे हैं तो किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दूरी है उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल यू से, ठीक है। और यही चीज मिरर के केस में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे, पोल से, पोल से, याद आ गया। चलो, भी का मतलब इमेज का डिस्टेंस कितना दूर है किससे, इसमें वाले में ऑप्टिकल सेंटर से, और मिरर में पोल से, है ना। चलिए, तो अब बताइए इसमें, हालांकि इसमें हम लोग डिस्टेंस नहीं लिखने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखने जा रहे हैं, ठीक है। बताइए इसमें u क्या होगा हमारा अच्छा, यहाँ पे ना इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम दोबारा बताना चाहेंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वो सिस्टम, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वही से सारा चीज हमारा लिंक है, शायद आप लोग भी इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये हमारा x होता था, ये x डैश, और ये y, और ये y डैश। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको O दिख रहा है ना, वो O हमारा ये O है, ऑप्टिकल सेंटर। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ हिस्सा हमारा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट तरफ भी है और कुछ हिस्सा हमारा ऑप्टिकल सेंटर के राइट तरफ भी है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में O से राइट साइड हमारा कैसा हिस्सा होगा, पॉजिटिव वाला होगा, और O के लेफ्ट साइड में कैसा हिस्सा होगा हमारा, नेगेटिव वाला होगा। कोई दिक्कत इसमें, जैसा कि हम लोग इसमें करते थे, इधर हमारा पॉजिटिव होता था और इधर हमारा नेगेटिव होता था।
तो वही चीज़ वो यहाँ पे भी है। तो अब उसको देख के आप यहाँ पे बताइए कि यू हमारा क्या होगा, यू हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव की तरफ रखा हुआ है। यू का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, ओ के लेफ्ट साइड में, यानी कि नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव होगा। भी क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ओ के उधर बन रहा है, पॉजिटिव। एफ हमारा क्या होगा, यही सवाल है, क्योंकि एफ मतलब कि फोकल लेंथ, और आपके पास फोकल लेंथ तो दो है, एक फोकल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है और एक फोकल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है। ये हम लोग पिछले वाले क्लास में बात किए थे। तो फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बताइए, क्योंकि एक फोकल लेंथ नेगेटिव की तरफ भी है और एक फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव की तरफ भी है। न्यूट्रल नहीं, इसमें आप याद रखिएगा जिस साइड हमारा इमेज बनता है उसी साइड का फोकल लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये चीज, हाँ लेकिन ये चीज 6th वाले केस में बदल जाएगा, बस 6वें वाला केस हमारा जो है वो थोड़ा सा यूनिक रहता है। और याद करो कॉनकेव मिरर में भी हमारा 6वां वाला केस बड़ा यूनिक था, उसी प्रकार से इसमें भी हमारा जो 6वां वाला केस होगा, केस नंबर 6, वो थोड़ा सा यूनिक होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मालूम चल गया फोकल लेंथ किधर का लेना है, जिधर हमारा इमेज बन रहा होगा। तो इमेज हमारा किधर बन रहा है, पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, तो फोकल लेंथ हमारा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसमें हमारा दो है, एक यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग वही वाला लेंगे जिधर हमारा इमेज बन रहा होगा। तो इमेज हमारा बन रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अब पोजीशन बताइए इमेज का एट F2, एट F2 यानी कि F2 पे हमारा बन रहा है इमेज। आगे बढ़िए, साइज कैसा होगा याद कीजिए, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम जो एक वर्ड अपने मन से देते थे अपनी तरफ से, पॉइंट साइज्ड। आप ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता, पॉइंट साइज्ड आप लिख दो या फिर हाईली डिमिनिश्ड लिख दो। ठीक है, नेचर कैसा होगा, देखो दो एकदम एक्चुअल वाला रे आपस में टकरा रहा है तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी इस वाले केस में भी आपको पूरा याद रखना है, लेंस वाले में भी जब दो एक्चुअल रे आपस में टकराएंगे तो इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन जब दो वर्चुअल लाइन आपस में टकराएंगे इमेजिनरी वाला, तो फिर हमारा इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन जब दो हकीकत वाला लाइन मिलेगा तब रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें क्या होगा नेचर बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। 2-3 केस आप पढ़ जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल कॉनकेव मिरर के जैसा मिलता जुलता है। अभी ही मालूम चल गया आपको इसमें कुछ मिलता जुलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 2 की ओर, इसको मिटा दें, ये हमारा बस छोटा सा इंफॉर्मेशन था। केस नंबर 2 में अब आप बताएंगे, अच्छा सबसे पहले आप याद कीजिए हमारा कॉनकेव मिरर वाला केस, पहले हमारा ऑब्जेक्ट होता था इन्फिनिटी पे, फिर उसको उठा के कहां पर रखते थे, उसको नजदीक लाते थे ना, सी के पहले रखते थे, सी के पहले बीच में, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का अभी ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो अब उठा के कहाँ ला देंगे, C1 के पहले, C1 के पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे, केस नंबर 2 लिखिए, केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1, व्हेन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, व्हेन the object is placed beyond, अच्छा यहां पे ना आप C1 मत लिखो, 2F1 लिख दो, beyond 2F1। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, आप जो भी चाहे तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट इस वाले केस में इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, वहां से उठा के हम लोग C के पहले रख दिए, बात खत्म। चलिए अब इसका डायग्राम बनाइए आप। सबसे पहले तो आप एक लेंस बनाइए, बिल्कुल इसको आप अपने कॉम्पास के थ्रू बनाएंगे और बिल्कुल सटीक बनाएंगे, हो गया। और ये मान लो इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसका नामकरण करो सबसे पहले, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1 और इसका ये F2, सॉरी C1 मत लिखो, डायरेक्ट आप 2F1 लिख दो। हालांकि आप वो भी लिख सकते हो लेकिन चलो यही चलने दो, क्या दिक्कत है।
ये हमारा F2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2F2 हो गया। चलिए अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के पहले रखना है। इसका मतलब चलो हम जो है ना ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। पहले का मतलब बियॉन्ड का मतलब क्या, पहले, तो पहले हम यहाँ पे रख सकते हैं। चलो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, सबसे पहला रे जो इसका होगा वो बिल्कुल पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाने के साथ साथ बताइए किससे टकरा के वापस जाएगा, F2 से, है ना। चलो इसको आप F2 से पास करो, चला गया। अब इसमें एक रे हमको और चाहिए, एक रे और चाहिए, तभी हमारा दो रे आपस में कट पाएगा और वहीं पे इमेज हमारा बन पाएगा। तो वो एक रे हमारा जो है ना डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां से आप डायरेक्टली एक रे को लेकर जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू होते हुए। थोड़ा सा यदि टेढ़ा बन जाए हमसे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल स्केल से बनाएंगे तो आपका सीधा बनेगा, ठीक है। क्योंकि इतना दूर तक खींचना संभव नहीं है, बिल्कुल सीधा बने, बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, और इमेज जो है बिल्कुल हमारा वो उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए अब ये हमारा इमेज तो बन गया, थोड़ा सा अब इसके बारे में कुछ हम लोग लिख लेते हैं। इसका अब आप U बताइए, V बताइए, F और R बताइए, फिर पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। चलिए सबसे पहले आप इसका U बताइए, क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। V क्या होगा, पॉजिटिव। F क्या होगा, पॉजिटिव। R क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज का पोजीशन बताइए, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहां पे आप लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज बताइए। अच्छा साइज जरा देखो तो कुछ फर्क लग रहा है, ये छोटा है थोड़ा सा, वो बड़ा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने कहा गया, हाँ ये हमारा था हाईली डिमिनिश्ड, तो वो वाला इमेज हमारा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। देखो हालांकि देखने से लग रहा होगा कि सर ये छोटा लग रहा है, वो बड़ा लग रहा है, वो मिस्टेक की वजह से है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे हम एक्यूरेट पूरा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपने स्केल से बनाओगे ना बिल्कुल सटीक बनेगा। लेकिन स्केल से आप जब भी बनाना तो सबसे पहला आप ध्यान में बात ये रखना कि जहां जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा वही यहाँ भी दूरी होगा, और वही दूरी इधर भी होगा, और वही दूरी इधर भी होगा। कंपास बदलना नहीं है, जो एक बार आपने कर दिया सेट वही हमारा उसमें भी रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें हमारा जो है बिल्कुल केस नंबर 2 में थोड़ा सा छोटा इमेज बनता है, हालांकि देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से छोटा ही इमेज बनता है, ठीक है। आप इसको एक्यूरेट बनाएंगे तो आपका बनेगा। चलिए तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, अच्छा ये था हमारा हाईली डिमिनिश्ड, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, केवल, केवल डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, या फिर एक वर्ड और इस्तेमाल करते थे, याद कीजिए कौन सा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका नेचर बताओ कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड होगा, हाँ क्योंकि इसका दो एक्चुअल लाइन आपस में मीट कर रहा है, ठीक है, बस बात खत्म। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कि हकीकत वाला बनेगा, उसको आप इमेज को, सॉरी उस इमेज को आप स्क्रीन पे उतार सकते हो, प्लस वो उल्टा बनेगा। देख लो ये ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था लेकिन ये हमारा उल्टा बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और सभी लोग इस चीज को अपने स्केल के थ्रू, कॉम्पास के थ्रू बनाएंगे। हम ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, कभी कभी तो डायरेक्टली एक ही सवाल के अंदर न्यूमेरिकल्स भी दे देगा और डायग्राम भी बनाने के लिए कह देगा। वैसा सवाल भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। वो बन पाएगा तब जब आपको प्रैक्टिस रहेगा।
ठीक है, चलिए इसको मिटाया जाए। केस नंबर 3 में बताइए अनुमान लगाकर इन दोनों को देखते हुए कि केस नंबर 3 में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखाएगा, जल्दी बताइए तो। 2F1 पे रखाएगा, ठीक है, यानी कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट था किसमें, इन्फिनिटी पे, वहां से उठा के हमने ला दिया 2F1 के पहले, अब हमारा कहाँ पे होगा, 2F1 में होगा, उसके बाद फिर 2F1 और F1 के बीच में होगा, उसके बाद फिर F1 पर होगा, और उसके बाद फिर F1 और O के बीच में होगा, ठीक है। तो केस नंबर 3 लिखिए आप इसमें आप। केस नंबर 3, when the object is placed between 2F1 and F1, यानी कि सॉरी एक मिनट सॉरी, डायरेक्टली 2F1 पे रखेंगे ना, चलो, यानी कि डायरेक्टली अब हम लोगों को 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखना है, सॉरी, डायरेक्टली प्लेस्ड एट 2F1, when the object is placed at 2F1, हो गया। चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया जाए। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको मान लो F1 और इसको मान लो 2F1, इसको मानो F2 और इसको 2F2, ठीक है। चलो अच्छा, 2F2 जो है ना हम नीचे में नहीं लिखेंगे, 2F2 को हम ऊपर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारा इसी पे इमेज बनेगा, लाइन खींचेंगे तो ये थोड़ा सा गंदा लगेगा देखने में। चलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के ऊपर रहेगा यहाँ पे। अब इसका डायग्राम बनाया जाए। सबसे पहला रे हमारा तो बिल्कुल जाएगा यहाँ पे और टकरा के किससे होके गुजरेगा, F2 से, यहाँ पे अरे ठीक है, ये हो गया हमारा F2। आगे दूसरा रे कहां से जाएगा बताइए, डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पे आया पहला, कुछ यहां पे टकरा रहा है। आप स्केल से बनाओगे ना इसको तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ये बहुत अच्छा बनता है डायग्राम, जब आप इसको स्केल से बनाओगे तब। क्योंकि मेरे पास अभी साधन नहीं है और यहाँ पे बना भी नहीं सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखा जाए। ये थोड़ा सा जो ना ऑब्जेक्ट ही छोटा लग रहा है, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लो। हाँ सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसमें, अब ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अब इसमें क्या कहा गया है, हालांकि हमारा इमेज तो यहाँ पे बन गया, अब इसका U-V-F और R लिखा जाए। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और लास्ट नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, चलिए देखिए जरा ध्यान से। यू बताइए सबसे पहले, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, आर
पॉजिटिव। पोजीशन बताइए इमेज का, एट 2f2, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे एट 2f2। अच्छा, ये केस क्या कुछ उसी प्रकार का नहीं लग रहा है? कॉनकेव मिरर में केस नंबर 3, सेंटर ऑफ सी वाले पे हम लोग रखते थे ऑब्जेक्ट को और सी पे ही हमारा इमेज बनता था, उसी प्रकार का यही चीज है। किसमें? अच्छा, ये केस 1 है, केस 3 कर लो ना। क्या युवराज तुम छोटा मोटा चीज के लिए इतना घबरा जा रहा है? केस नंबर 3 कर लो, केस नंबर 3 कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आगे देखा जाए। फिर उसके बाद फिर साइज बताइए। इसमें साइज जो है ना हमारा दोनों का सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है। सेम नहीं दिख रहा होगा तो मान लीजिए सेम है, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो गारंटी है कि बिल्कुल सही बनेगा, और एक्यूरेट बनाओगे तब बिल्कुल स्केल का मेजरमेंट बिल्कुल हर जगह पे सही रख के बनाओगे तो बिल्कुल सही बनता है, ठीक है। अब नेचर बताओ इसका। नेचर तो आप लोग ऐसे बता सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड। बस हो गया हमारा तीसरा नंबर केस कंप्लीट। अब चौथा नंबर में हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे? 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है। चलो देखा जाए, इसको मिटा दे। केस नंबर 4, when the object is placed between 2f1 एंड f1, यानी कि 2f1 और f1 के बीच में हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका लेंस बनाओ, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। अब इसका नामकरण करो, O f1 2f1 f2 2f2 हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन दोनों के बीच में। बीच में रहेगा या सेंटर में रहेगा? बीच में। बीच में मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी, है ना, तो कहीं भी आप रख सकते हो। चलो हम लोग यहीं पे रख देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने रख दिया। इसका सबसे पहला वाला रे लेंस के पास जाएगा, टकराएगा, ठीक है, और टकरा के f2 से हमारा वो गुजरते हुए पास हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद दूसरा रे कहां से जाएगा? दूसरा वाला रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से, डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। कहां पे टकराया? यहां पे टकराया। हाँ, अब इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ा सकते हो, इसको थोड़ा सा आप प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दो। चलिए हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब जरा इसका वैल्यू बताइए आप लोग, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। U बताइए, V बताइए, F बताइए और R भी बताइए। और उसके बाद फिर पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा, इसमें भी आप देख रहे हो लेंस वाले केस में भी एक चीज आप गौर कर रहे होगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं वैसे वैसे इसका इमेज दूर भागता जा रहा है। सेम केस किसके जैसा? कॉनकेव मिरर के जैसा। तो दोनों में लगभग 90% जो है ना सिमिलरिटी है, आप गौर से देखोगे तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है उसमें भी सिमिलरिटी है, इमेज कहाँ कहाँ बनना है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इसमें नंबरिंग थोड़ा सा आगे अलग हो चुका है ना। खैर बहुत हद तक इसमें सिमिलरिटी है। आगे बढ़िए, अब इसमें U बताइए क्या होगा हमारा? U तो नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, R पॉजिटिव। पोजीशन बताइए इमेज का, इमेज का पोजीशन बताइए जरा सोच समझ के। यहां पे हम लोग देखो, यहां पे बन रहा है ना, यहां पे बन रहा है, यानी कि 2f2 के बाद में बन रहा है। लेकिन हम लोग उधर से देखेंगे तो वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? बियॉन्ड 2f2। हालांकि इधर से आप देखोगे तो क्या बोलोगे? बिहाइंड 2f2,
यानी कि 2f2 के पीछे बन रहा है। लेकिन आप उधर से देखो ना, एक बार उधर से देखोगे तो 2f2 के तो पहले बन रहा है ना, और यहाँ पे हम बिहाइंड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बियॉन्ड वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी बियॉन्ड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आप इधर से देखोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि सर 2f2 के तो पीछे बन रहा है, यानी कि बिहाइंड 2f2 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड बियॉन्ड 2f2। क्यों? क्योंकि आप उसको उधर से देखो, उधर से रिवर्स करके देखोगे तो हमारा बिल्कुल 2f2 के पहले आता है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्ड बियॉन्ड 2f2। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, साइज बताइए, इससे ये बड़ा है हमारा, यानी कि इन लार्ज बनेगा, इन लार्ज या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर तो हमको मालूम है, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। बस बात खत्म हो गया। केस नंबर 4 तक डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये था हमारा ये वाला रही, केस नंबर 5 डिस्कस करें। चलिए देखिए ध्यान से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। केस नंबर 5, इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा जरा बताइए तो, केस नंबर 4 को देखते हुए। F1 पे रहेगा बिल्कुल। चलिए देखा जाए इसमें हमारा क्या होगा। तो केस नंबर ये हो गया हमारा अब 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक सबसे पहले आप लेंस बनाओ, इसमें इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, हो गया। अब इसका नामकरण कर दीजिए, O, F2, F1, 2F1 और 2F2। ऑब्जेक्ट इस बार कहां पे रखना है? F1 पर रखना है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहला रे इसका लेंस के पास जाएगा, टकराएगा और F2 से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा। पहला रे में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा रे हमारा डायरेक्टली कहां से जाता था? डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि दूसरा वाला रे हमारा डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो मान लो यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। क्या ये वाला भी केस कॉनकेव मिरर के 5वें वाले केस जैसा कुछ सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आप इसको स्केल से बनाओगे बिल्कुल साफ बनेगा, बिल्कुल सीधा लाइन भी देखने का लगेगा, तो उस समय पे डायग्राम भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, एंड लास्ट नेचर ऑफ द इमेज। चलिए जरा बताइए तो एक एक करके जल्दी फटाफट। यू क्या होगा? यू नेगेटिव होगा, और वी पॉजिटिव, एफ आर पॉजिटिव। पोजीशन बताइए इमेज का, कहां पे बन रहा है ये? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाके हमारा ये इमेज बनेगा। तो आप इसमें लिखेंगे एट इन्फिनिटी। अब मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि इसमें कुछ आश्चर्य होने वाली बात है, क्योंकि इसी प्रकार का सेम केस हम लोग कॉनकेव मिरर के 5वें वाले केस में भी देखे हुए थे, तो आश्चर्य वाली तो बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए फिर। साइज बताइए क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड, वेरी गुड, हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर बताइए इसमें कैसा होगा? इसमें भी नेचर हमारा कैसा होता था? रियल एंड इन्वर्टेड होता था, यानी कि हालांकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो है, लेकिन कोई भी बच्चा देख के बोलेगा कि सर जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में कट तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बनता है। इस वाले केस का कहना ये है कि देखो हम ना तुम्हारे सामने अभी फिलहाल पैरेलल हैं, लेकिन बाद में कहीं पे जाके हम जो है ना इमेज बनाएंगे जरूर। तो इमेज हमारा जब बनेगा
तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों लाइन के मदद से बनेगा। तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बस बात खत्म। केस नंबर 6 देखा जाए, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 6, इसको मिटा दें। चलिए देखा जाए इसमें केस नंबर 6। अब बताइए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर O का मतलब, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इसका लेंस बनाइए बहुत अच्छा सा, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 6 हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। चलिए देखा जाए ध्यान से, अब इसका कुछ नामकरण किया जाए। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ऑब्जेक्ट को रखना है इन दोनों के बीच में। चलिए इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अकॉर्डिंग टू नियम जिस प्रकार से हम लोग चलते आ रहे हैं, इसका सबसे पहला रे लेंस से टकराएगा और किसके थ्रू पास होगा? F2 के थ्रू ये पास होगा। सबसे पहला तो ये हमारा नियम कहता है ना। चलिए दूसरा अब जरा देखा जाए ध्यान से। हाँ यही है हमारा इसका पहला नियम। इसमें ना आप ये काम करना, इसमें इसका पीछे की तरफ डॉट डॉट करके एक इमेजिनरी लाइन भी आपको ड्रॉ करना है। ऐसा ही आपका बुक में भी दिया गया होगा, आप इसको एक बार देखिए जरा ध्यान से। है बुक में, जरा देखिए इसी प्रकार का कुछ होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा इसका लाइन हमारा कहाँ से पास करता था? डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से। तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, लेकिन इसका भी आपको डॉट डॉट करके पीछे की ओर लाइन बनाना है। इसका आप बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका वाला बनाओगे तो आपका कुछ इधर आएगा इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन दोनों का दोनों आपस में कट कहाँ पे किया? यहाँ पे किया, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। बस हो गया। चलिए अब इसका इमेज तो हमारा बन गया। क्या इसी प्रकार का केस कुछ कॉनकेव में केस नंबर 6 नहीं था? बिल्कुल था। अब इसका अब आप बताइए U, V, F और R, उसके बाद फिर पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए, फिर साइज ऑफ द इमेज, और फिर लास्ट में नेचर ऑफ द इमेज। चलिए जरा देखिए ध्यान से इसमें। सबसे पहले आप हमको इसमें बताइए यू क्या होगा? यू नेगेटिव ना होगा, ओ के पहले ऑब्जेक्ट रखे हैं ना तो नेगेटिव होगा। भी कैसा होगा? वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज भी हमारा इस बार लेफ्ट साइड ही बन रहा है, यानी कि ये भी हमारा नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो जिधर इमेज बनता है उधर ही का हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं। लेकिन 6 वाले केस में थोड़ा सा हमने आपको पहले क्या कहा था, उल्टा हो जाता है। इसमें जैसे आप फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते थे वो सेम रहेगा, यानी कि आप पॉजिटिव लेते थे पॉजिटिव ही रहेगा। बस इसमें एक चीज का उल्टा बन जाता है, इमेज हमारा जो है ऑब्जेक्ट के साइड के तरफ ही बन जाता है। बस यही इसमें एक उल्टा चीज है, बाकी सब चीज जैसा था वही सही रहेगा। इसमें यही चीज आपको याद रखना था।
बस हो गया खत्म। ठीक है, अब इसका आप हमको बताइए पोजीशन, इमेज का पोजीशन बताइए, इमेज का पोजीशन। देखो देखो समझो पहले ध्यान से, इसमें आप कहोगे कि सर बिटवीन 2f1 एंड f1, लेकिन क्या जरूरी है कि सर हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में इमेज बनेगा? नहीं, जरूरी इसमें नहीं है। इसमें आप एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखोगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कभी कभार किसी किसी बच्चे का इमेज जो है ना वो यहाँ पे भी बन सकता है, किसी का इमेज यहाँ पे भी बन सकता है, किसी का इमेज इसी के ऊपर बन जाएगा, किसी का इसके ऊपर बन जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। इसके लिए एक सेंटेंस का केवल आपको लिखना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारा इमेज बनेगा, और चाहे कहीं भी बन जाए उसके पीछे, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही में हमारा इमेज बनेगा, अब उधर ही हमारा कहीं पे भी बन जाए, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब आप लोग भी इसको बनाओगे ना, तो हो सकता है किसी बच्चे का इमेज यहाँ पे बने, किसी का यहाँ पे बने, किसी का यहाँ पे ही बन जाए, किसी का यहाँ पे बन जाए, उससे घबराना नहीं है। बस देखना क्या है, देखना ये है कि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है क्या उधर ही हमारा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे साइज कैसा होगा इमेज का? इनलार्ज्ड होगा, इनलार्ज्ड, केवल इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड या फिर लार्जर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और अब इसमें बताइए नेचर इसका कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इमेजिनरी लाइन आपस में मिल रहा है, एक्चुअल लाइन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधा, देखो बिल्कुल सीधा है हमारा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहीं पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस का छावों केस कंप्लीट हो गया। चलिए आपने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा इसके कंक्लूजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपने इन छवों केस से समझा क्या, है ना। चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, 3-4 बातें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस में भी जो हम लोगों ने 6 केस पढ़े हैं, इसमें आपने सबसे पहला ऑब्जर्व ये किया कि हमारा यू यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहा? नेगेटिव में रहा। पहला बात आपने इसमें ये देखा। दूसरा बात आपने इसमें ये देखा कि इमेज हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहा, लेकिन 1 से लेकर 5 तक केस ही किस में रहा? पॉजिटिव में रहा ना, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के केस में यू आपने नेगेटिव देखा, 1 से लेकर 5 तक के केस में आपने भी क्या देखा? पॉजिटिव देखा, लेकिन 6वें वाले केस में केवल क्या हो गया? हमारा नेगेटिव हो गया। 2 चीज आपने ये देख लिया। तीसरा चीज आपने ये देखा, 1 से लेकर 6वें वाले केस तक फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। चौथा चीज आपने ये देखा कि 1 से लेकर 6वें वाले केस तक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। चौथा चीज आपने ये देख लिया। पांचवा चीज आपने ये देखा कि 1 से लेकर 5 केस तक इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड रहा, लेकिन 6वें वाले केस में केवल क्या बन गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया। ये आपने 5वां चीज देखा। 6वां चीज आपने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें और कुछ है क्या? हाँ, 6वां चीज है इसमें। 6वां चीज इसमें ये है कि केवल और केवल केस नंबर 3 में जितना हाइट हमारा ऑब्जेक्ट का था उतना ही हाइट हमारा इमेज का बना। जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे था? यानी कि 2f1 के ऊपर रखा था, तो हमारा इमेज कहां बन रहा था? 2f2 पर बन रहा था, यानी कि सेम हाइट था दोनों का। तो ये 6 चीज हम लोगों ने इसमें ऑब्जर्व किया है। अब इतना में किसी को भी कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे यहाँ पे अभी फटाक से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक में डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलिए, जिस भी किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, 2 मिनट का समय है हमारे पास। पानी है किसी के पास? ठंडा है? किसी को भी डाउट इन 6 के 6 केस में? अच्छा, आपने, हम यहाँ पे दोबारा आपको बताते हैं कि इनमें आपने गौर क्या क्या बताइए तो? क्या 90% केस कुछ उसी प्रकार का आपको नजर आया कि नहीं आया जिस प्रकार का हमारा कॉनकेव मिरर में आया था? बिल्कुल वही चीज है ना, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, नेमिंग अलग है, बाकी सब चीज तो वही है ना। चलो, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए जिसको करना है। लेकिन इसको ना
जब आप स्केल से कंपास से बनाओगे ना तो बहुत अच्छा देखने में लगता है और कॉन्फिडेंस भी आता है जब इस प्रकार का बनता है। और आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के अंदर न्यूमेरिकल्स दे देगा और बोलेगा कि इसका डायग्राम भी बना के दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, लगभग बहुत बार, है ना। तो उस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आप टॉपिक का हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, और इसमें हमारा मात्र 2 ही है। टॉपिक लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। देखा जाए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसमें 2 ही केस है बस। तो इसमें सबसे पहला नंबर केस आप लोग लिखेंगे, केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पे, सबसे पहले वाले केस में इन्फिनिटी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि पहले वाले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो इसका आप डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। सॉरी, लेंस से हमारा कॉनकेव लेंस, तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। चलिए, इसका ये क्या है सीखा, प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसका कुछ नामकरण कीजिए आप लोग, ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये 2F1, ये हो गया F2 और ये 2F2, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारा लाइट रे कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे ही रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग बेसिकली 2 रे बनाएंगे। एक रे हमारा ये हो जाएगा, हालांकि बहुत सारा आप रे बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारा मत बनाना, फिर गंदा लगने लगता है, ठीक है। बहुत सारा नहीं बनाना है इसमें। तो इसका जो रे हमारा आएगा वो इस प्रकार से डाइवर्स हो जाएगा, लेकिन एक इसका इमेजिनरी वाला रे जो है आपको 2F1 तक लेकर आना है, ठीक है। इसमें भी हमारा ये जो रे है वो इस प्रकार से डाइवर्स हो जाएगा, लेकिन इसका भी एक इमेजिनरी वाला रे जो है आपको 2F1 पर, सॉरी, F1 पर लेकर आना है। तो हमारा डायग्राम यानी कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर ही बन जाएगा हमारा। चलिए, अब इसका आप लोग बताएंगे UVFR, उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये आप लोग बताएंगे थोड़ा सोच समझ के, इस बार केस अलग है, ठीक है। साइज ऑफ द, थोड़ा सोचिए माइंड में कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है वैल्यू, पूछेंगे तब, अभी अपने माइंड में रखिए, पहले सोच लो बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, अब पूछते हैं, बताइए U क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, वेरी गुड। V क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, वेरी गुड। F क्या होगा, F इसमें भी जिधर इमेज बनेगा उधर का ही हम लोग इसमें क्या लेंगे,
एफ और आर लेंगे। तो इसमें हमारा इमेज तो यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव की तरफ, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इमेज का पोजीशन बताओ, एट F1, ठीक है। साइज बताओ, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। वेरी गुड, पॉइंट साइज। अच्छा सवाल है कि सर हाईली डिमिनिश्ड के बदले यदि पॉइंट साइज वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो क्या नंबर काट लेंगे टीचर? नहीं काटते हैं, नहीं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेचर बताओ इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल? क्योंकि दो इमेजिनरी लाइन आपस में टकरा रहे हैं ना, रियल वाला टकरा रहे हैं क्या? नहीं, तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी के सीजन में ना दोपहर में कभी भी दाल भात चोखा नहीं खाना चाहिए, बहुत तगड़ा नींद आता है। आज दोपहर में वही खाए हुए थे। हाँ, डीवीसी शॉर्ट फॉर्म, डीवीसी मतलब दाल भात चोखा। मतलब खाते हैं तो थोड़ा हल्का तो खाते नहीं है, जब तक पूरा मतलब भर थरिया नहीं खाओगे तो मन भरेगा नहीं, है ना। अब दोपहर में खास करके गर्मी के सीजन में 12-1 बजे खा लो चावल दाल और चोखा, ठीक है। और वो भी चोखा यदि फ्राई किया हुआ मिल जाए तब तो बात ही अलग है फिर। और उसके बाद 2-3 गिलास पानी पी लो एकदम बहुत टाइट से, समझे, वही बड़ा वाला ग्लास, मतलब थोड़ा सा रहता है, हाँ हाफ लीटर वाला। उसके बाद जो नींद आता है ना, बहुत, कम से कम एक बार सो गए ना तो 2.5 से 3 घंटा उससे पहले नहीं उठ सकते, और यदि उठ गए तब तो फिर माथा दर्द करने लगता है कच्चा नींद में। खैर चलो, एक्सपीरियंस किया इस चीज को तुम लोग कभी? बहुत, कभी करना, बहुत तगड़ा नींद आता है इसमें। हाँ, हालांकि गर्मी के सीजन में केवल, ठंडे में नहीं, ठंडा में उतना नहीं होता। हाँ चलो आगे देखा जाए। केस नंबर 2, केस नंबर 2। अच्छा, इस वाले में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? नहीं, इस बार हम लोग इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। याद कीजिए, कुछ इसी प्रकार का केस हमने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर के केस नंबर 2 में। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आप रख दीजिए, कहीं भी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, when the object is placed, when the object is placed between infinity and O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ठीक है। इस वाले केस में हम लोग ये देखने जा रहे हैं। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से इसका पहले डायग्राम। हो गया, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नामकरण कीजिए ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, F2 to F2, लिखिए इसको फटाक से, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए जरा ध्यान से, इसमें ना हम लोग इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हालांकि इसलिए रखा जाता है ना, आप किसी भी टीचर को देखोगे ना वो ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखने से ना इमेज हमारा थोड़ा सा सटीक बन जाता है। हालांकि आप यहाँ पे भी रखोगे तो इमेज हमारा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा इमेज हमारा क्या बन जाए, सटीक बन जाए, अच्छा सा बन जाए, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। चलिए इसका सबसे पहला वाला रे आपको मालूम है, इसका सबसे पहला वाला रे हमारा यहाँ पे आता है, और एक इमेजिनरी लाइन आपको पीछे की ओर बनाना पड़ता है, और ये इस प्रकार से टकरा के उधर चला जाता है। यानी कि आपको लगेगा कि ये लाइट जो हमारा है ऑब्जेक्ट का वो किस पे जा रहा है, F1 पे जा रहा है टकराने के बाद, लेकिन एक्चुअल में वो उधर डाइवर्ट हो जाता है। और दूसरा लाइट रे इसका हमारा डायरेक्टली आप पास करोगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से,
कुछ इस प्रकार। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब ये दोनों का दोनों लाइन हमारा आपस में टकराया कहाँ पे? यहाँ पे टकराया, हाँ या ना? बिल्कुल यहाँ पे टकराया। हाँ बोलो। नहीं, इसमें जो है ना एक इमेजिनरी वाला है और एक इसमें रियल वाला लाइन है, लेकिन इसके बावजूद भी इमेज हमारा इसमें वर्चुअल ही बनेगा, क्योंकि दोनों का दोनों केस इसमें वर्चुअल ही रहता है। तो ये हमारा इमेज बन गया यहाँ पे। अब इसका चलो कुछ हम लोग लिख लेते हैं, यू वी एफ और आर। हाँ, लग रहा होगा आपका सवाल सही था कि सर एक लाइन हमारा इमेजिनरी वाला है और एक रियल वाला है, तो क्या बीच में रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी हमारा वर्चुअल ही बनता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आप यू बताइए, इसका क्या होगा? यू इसका नेगेटिव होगा, भी क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा, एफ क्या होगा? नेगेटिव, आर क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड लास्ट नेचर ऑफ द इमेज। चलिए बताइए जरा ध्यान से, पोजीशन कहां पे दिख रहा है आपको? F1 और O के बीच में दिख रहा है, तो आप यहां पे सिंपली लिखो बिटवीन F1 एंड O। साइज बताइए, इसमें आपने वर्ड इस्तेमाल किया था हाईली डिमिनिश्ड, इसमें क्या लिखोगे? केवल डिमिनिश्ड वर्ड इसमें लिखोगे, मतलब कि DIMI डिमिनिश्ड। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें थोड़ा सा छोटा रहता है, इससे थोड़ा सा बड़ा इमेज हमारा इसमें बनता है। ठीक है, या फिर आप इसमें स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हो गया। और नेचर बताओ? हाँ, वर्चुअल एंड नहीं, वर्चुअल इसमें बनेगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो ये दोनों हमारा केस हो गया कॉनकेव लेंस में। अब चलो देखो इसमें ना, हालांकि इसमें दो ही केस है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, वो ये है, देखिए ध्यान से। इन दोनों के दोनों केस में आपने कॉमन क्या देखा? सबसे पहले हमको ये बताइए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है? U, V, F और R सभी का वैल्यूज बराबर है, नेगेटिव नेगेटिव सभी में। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? नेचर। दोनों में नेचर हमारा कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। बस बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये केस याद रखना और आसान है, क्योंकि दो ही केस है। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अब जरा थोड़ी देर मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए। हालांकि मेरे पास आज तो टाइम नहीं है, और हम कहे थे कि इसको आज ही खत्म करने वाले हैं। खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग गहराई से समझ रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। इसमें मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का क्लास और बच रहा है, 10 से 15 मिनट का क्लास इसमें और बच रहा है। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों का सिलसिला चलेगा न्यूमेरिकल्स वाला। ठीक है, लास्ट में, सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल्स वाला। इसलिए जरूरी ये है, और हालांकि कल समझिए, पहले ध्यान से इसको हालांकि लिख लेना है, पहले आप इसको समझिए, 2 मिनट टाइम दीजिए। इसमें आपको अब आगे का क्या स्टेप हम लोगों का होना चाहिए चैप्टर के अंदर, वो बताते हैं। कल 15 मिनट हम लेंगे, 15 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल कुछ बच रहा है हमारा, पावर्स ऑफ लेंस बच रहा है, मैग्निफिकेशन बच रहा है, लेंस फॉर्मूला बच रहा है ना, ये सब कुछ छोटा मोटा टॉपिक हमारा इसमें बच रहा है। तो 15 मिनट हम कल टाइम इसमें लेंगे और हम लोग इसको खत्म कर देंगे, और कल ही हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन लगातार हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, तभी आपका जाकर ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। अभी हम लोगों ने केवल थ्योरी वाला पार्ट सीखा है, और ये अधूरा है, अभी 50% अभी आप लोगों ने सीखा है बस। असल काम तो हमारा न्यूमेरिकल्स में है। ये सबका सब डायग्राम, हालांकि वो भी अब बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अभी भी फिलहाल आपने 50% ही कॉन्सेप्ट को समझा है। 50% आपका क्लियर तब होगा जब आपने जो चीज़ को समझा है उसको आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, तब माना जाएगा कि हाँ आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। तो कल हम लोग अपने चैप्टर को खत्म करेंगे और कल ही न्यूमेरिकल्स हम लोग शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कल, यानी कि तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।